प्रक्रम, और उसमें हम पाचन तंत्र की बात पहले कर चुके हैं। आज हम श्वसन की बात करेंगे। आपको पाचन तंत्र में मैंने बताया था कि सूर्य जो है पूरी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत होता है। अगर नहीं बताया तो ध्यान से सुनें। ऊर्जा का स्रोत सूर्य होता है और हरे पौधों के अंदर ही ये गुण होता है कि वो सूर्य की प्रकाश ऊर्जा को ट्रैप करके रासायनिक ऊर्जा में बदल सके। उस रासायनिक ऊर्जा का प्रयोग वो अपनी जैविक क्रियाओं के संचालन में प्रयोग करते हैं और शेष को वो अपने विभिन्न अंगों में इकट्ठा करते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं। पौधों, शाकाहारी जीव भोजन के रूप में जिन्हें ग्रहण करते हैं। अब बात यह है, श्वसन तंत्र की बात हम करेंगे। बेटे, हमें जब ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको भोजन बनाना है, आपको पानी गर्म करना है, आपको चाय बनानी है, जो भी कार्य आपको करना है, उसके लिए आप ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये ऊर्जा बिना ऑक्सीजन की सहायता के आप प्राप्त नहीं कर सकते। जलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसी तरीके से पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण जब तक नहीं होगा तब तक आपको ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी, और ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हम इसका अध्ययन करेंगे और ये आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। श्वसन में दो बात होती हैं, एक तो सांस लेना और एक होता है श्वसन। बेटे, दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स हैं। ये एक सरल क्रिया है, सांस लेना। इसका मतलब होता है ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना। इसे हम सांस लेना कहते हैं, इसे श्वसन नहीं कह सकते। सांस लेने को हम श्वसन नहीं कह सकते। इसके भी दो क्रियाएं होती हैं, एक होती है निश्वसन और एक होती है, आप ध्यान देंगे जरा, निश्वसन। मतलब जब आप ऑक्सीजन लेते हैं उसे कहते हैं निश्वसन, ऑक्सीजन अंदर गई। जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं तो ये हो गई निश्वसन। मेरी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये क्रिया क्या हो गई? सांस लेने की। श्वसन एक रासायनिक क्रिया है, विस्तृत क्रिया है। इसी के द्वारा आपको एनर्जी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले हम श्वसन अंगों के बारे में पढ़ेंगे। ये श्वास नली है। ये सी के आकार के छल्लों की उपास्थि की बनी होती है। पहले बता चुकी हूँ, उपास्थि आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। ये इस टाइप के जो कान आपका बना हुआ होता है, ये उपास्थि का बना होता है। लचीलापन होता है, हड्डी जैसी हार्ड नहीं होती, त्वचा जैसी सॉफ्ट नहीं होती। ये सी के आकार के छल्ले होते हैं। सी के आकार के छल्ले इसलिए होते हैं कि यदि राउंड छल्ले हों तो आप ये देखिए, आपने गुब्बारा देखा है, जब उसकी आप हवा निकालते हैं तो वे दोनों लेयर चिपक जाती हैं। सी के आकार के छल्लों के लिए कुछ स्थान बचा रहता है और अगर हवा निकलती है तो ये लेयर चिपकती नहीं। मेरी बात समझ गए होंगे?
नसिका होती है सबसे पहले नासा गुहा के एक पट के द्वारा दो भागों में बटी होती है। छोटे छोटे रोए जैसी संरचना अंदर पाई जाती है। इससे जो वायु होती है वो छन जाती है। यदि वायु के साथ धूल के कण या जीवाणु होते हैं तो उन बालों में छन जाते हैं। इसके बाद एक चिपचिपी पट्टी होती है। यदि धूल के कण या जीवाणु उसके बाद भी चले जाते हैं तो उस चिपचिपी पट्टी पर चले जाते हैं। इससे एक लाभ ये भी होता है कि वायुमंडल का जो टेम्परेचर होता है और बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, यहाँ थोड़ी सी हवा क्या हो जाती है, नम और गर्म हो जाती है। इसके बाद हवा यहाँ से होकर यहाँ जाती है, जाएगी वायु ही, जिसमें सारी चीज़ें हैं। वायु को आप जानते हैं गैसों का मिश्रण होता है। इसके बाद हमारे क्या होते हैं, ये श्वास नली होती है, इसके बारे में मैं आपको भी बता चुकी हूँ। और फिर दो श्वसनियों में विभक्त हो जाता है। ग्रे कलर के दो फेफड़े होते हैं, लगभग ग्रे से ब्राउन से ये कलर उनका होता है। बायां फेफड़ा थोड़ा छोटा होता है, दायां फेफड़ा बड़ा होता है। इसमें दो पिंड होते हैं, इसमें तीन पिंड होते हैं। और ये अगर हम इनकी अनुदैर्ध्य काट करें तो ये मधुमक्खी के छत्ते की जैसी संरचना हमें दिखाई देती है। ये जो श्वास नली है ये बिल्कुल छोटी छोटी बारीक जैसी बन जाती है और ये वायु कोश मधुमक्खी के छत्ते की तरह के हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई? आपको ये तो समझ में आ गया। अगर आपसे कोई ये पूछने लगे कि फेफड़ों में कितने पिंड होते हैं तो बताइए कितने होते हैं? 5। ये वायु कोश जो नवजात शिशु होता है उसमें इनकी संख्या 2 करोड़ होती है और वयस्क मनुष्य में इनकी संख्या लगभग 15 करोड़ होती है। मतलब अगर मैं इन्हें ऐसे करके फैला दूं तो 100 वर्ग मीटर स्थान घेर सकते हैं। यहाँ से ऑक्सीजन किस में मिलती है? रुधिर में मिलती है। आप बात समझ गए? श्वसन तंत्र में नसिका, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, ये श्वसन तंत्र होता है। ये श्वसन तंत्र, ये बात तो आप समझ गए। अब है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया को आप 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है ग्लाइकोलिसिस और दूसरा है ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होती है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया कोशिका द्रव में होती है। आप ध्यान रखेंगे कहाँ होती है? कोशिका द्रव्य में। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, मतलब इसे अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इसमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है। ग्लाइकोलिसिस की क्रिया किस में होती है? कोशिका द्रव में। इसका मतलब आप समझ गए, जिनकी कोशिकाओं में कोशिका अंग विकसित नहीं होते वो श्वसन ग्लाइकोलिसिस की क्रिया से करते हैं। इसे अनाक्षी श्वसन भी कहते हैं। इसमें 2 एटीपी अणुओं का लाभ होता है।
दो एटीपी अणुओं का लाभ होता है और अंतिम उत्पाद जो होता है वो एथिल अल्कोहल होता है। क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। क्रेब चक्र माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, यानी जिस जीवों के अंदर पूर्ण विकसित कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। जिनमें यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं उनमें ग्लाइकोलिसिस भी होता है, लेकिन जिनमें यूकैरियोटिक कोशिका नहीं पाई जाती उनमें क्रेब चक्र नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है और अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी होता है। दोनों बातें आप समझ गए। ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी अणु और इसमें 38 एटीपी अणुओं का लाभ होता है और पूर्ण ऑक्सीकरण पोषक तत्वों का, ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण क्रेब चक्र के अंदर हो जाता है। आज आप समझ गए होंगे श्वसन तंत्र और श्वसन क्रिया। इससे ही आपको ऊर्जा प्राप्त होती है और एटीपी को आप अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। एटीपी का तो पूरा नाम आपको पता है, एडेनिन ट्राइफॉस्फेट। एक अणु जब ऊर्जा की कमी पड़ती है तो एक फास्फेट का अणु निकल जाता है और ये एडीपी में बदल जाता है और पुनः एक अणु होकर फिर एटीपी बन जाता है, इसलिए इन्हें ऊर्जा के सिक्के कहा जाता है। ऑक्सीजन के बिना पोषक तत्वों का ऑक्सीकरण नहीं होता और ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होती। आशा है समझ गए मेरी बात को। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं आपको। आप ध्यान से पढ़ेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो मेरे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू। तंत्र की 2 बातें मैंने बताई आपको पहले। सांस लेना और श्वसन दोनों में अंतर है। सांस लेने का किस तरह होता है ये बात मैं बताना चाह रही हूँ, केवल आपको ध्यान से देखिएगा। देह गुहा डायफ्राम के द्वारा 2 भागों में विभक्त होती है, उदर गुहा और वक्ष गुहा। फेफड़े पसलियों के पिंजरे में वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। डायफ्राम नीचे को जाता है, पसलियाँ ऊपर आती है और वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। उसको पूरा करने के लिए बाहर से वायु अंदर आती है और ये क्रिया क्या कहलाती है? निश्वसन की। ये जब हवा अंदर आती है तो ये क्रिया निश्वसन की कहलाती है। फिर डायफ्राम अपनी पहली अवस्था में आता है। ऐसे होता है, पसलियाँ नीचे जाती हैं और वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है और ये क्रिया कहलाती है निश्वसन की। तो ये है सांस लेना। इस तरह सांस लिया जाता है डायफ्राम की सहायता से। एक बात मैंने इसमें बताई थी आपको श्वसन क्रिया में कि मधुमक्खी के छत्ते जैसी संरचना होती है जिन्हें वायु कोश कहते हैं। इस पे रुधिर केशिकाओं का जाल बिछा रहता है।
रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और रुधिर की सहायता से ये कहाँ पहुँच जाता है? ये प्रत्येक कोशिका में पहुँच जाता है। वहाँ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन छोड़ देता है। रुधिर के माध्यम से ही कोशिका के अंदर पोषक तत्व होते हैं, जहाँ पोषक तत्व ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड फिर रुधिर से क्रिया करके फेफड़ों में पुनः आ जाती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर छोड़ दी जाती है। ये क्रिया सांस लेने की है। अब बात यह है कि श्वसन और सांस लेने में क्या अंतर है। सांस लेना एक भौतिक क्रिया है और श्वसन एक रासायनिक क्रिया है। सांस लेने में श्वसन अंगों की आवश्यकता होती है। श्वसन में श्वसन अंगों की आवश्यकता नहीं होती। और रुधिर से ऑक्सीजन कैसे पहुंचती है, ये और आपको क्लियर होगा जब आप परिवहन तंत्र पढ़ चुके हैं वैसे तो, लेकिन फिर दोबारा से मैं समझाऊंगी कि परिवहन तंत्र के द्वारा किस तरीके से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में पहुंचती है। मेरा ख्याल है इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आपको फिर से बता दूं, श्वसन तंत्र 2 फेफड़े होते हैं, 5 पिंड होते हैं। सांस नली उपास्थि सी के आकार के छल्लों की बनी होती है। अगर इनको फेफड़ों को काट के देखते हैं तो वायु कोशिकाओं का जाल सा बिछा रहता है। ये मैं बता चुकी हूँ। नवजात शिशु में 2 करोड़ और वयस्क मनुष्य में 15 करोड़ होती हैं। श्वसन की 2 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब चक्र। सांस लेने के 2 स्टेप होते हैं, निःश्वसन और निःश्वसन। सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए हैं और मैं समझती हूँ आप समझ गए होंगे। थैंक यू।